प्लासी बक्सर से चल रहा था, प्लासी का प्लासी हो गया था, बक्सर का स्टार्ट प्लासी से हो गया। थोड़ा सा रिपीट करने पहले क्या टॉपिक हम कौन सा चल रहा है, 1757 से 1857 ये चल रहा है। यहाँ पे हमने एक युद्ध कौन सा देख लिया था, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और दूसरा वाला कौन सा जाएगा, बक्सर का। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का, यानी कि बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण ये चल रहा है। प्लासी के युद्ध के बारे में आपको बता दिया था कि प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, उसके कारण बताए थे कि बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए अपने युद्ध का पहले कौन सा लड़ा जाएगा, प्लासी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बक्सर का। प्लासी के युद्ध के कारण बताए मुख्य रूप से कौन कौन से कारण हो जाएगा। पहला युद्ध आपको एक कारण बताया था कि घटना हुई थी, इसको लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कांड, ब्लैक होल कांड। और दूसरी आपको घटना बताई थी अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया गया, अलीनगर की संधि का उल्लंघन। ये दो कारण हो रहे हैं, इस वजह से लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाएगा, एक व्यक्ति है उसका नाम मीर जाफर, मीर जाफर। यहाँ तक काम उनका सब हो गया था। अब इतनी चीजों में जो जो चीजें आपको बताई थी घटना आपको बता रहे हैं, हम बता दें उसमें क्या हुआ। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध की बिना कॉपी में देखिए डेट बता दो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, सब बताया कब हुआ, 17 डेट से 23 जून। प्लासी का कब हो जाएगा, 23 जून 1757 ये युद्ध हो जाएगा। इस समय अगर आपसे क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का जो शासक कौन है, बंगाल का नवाब कौन है, किसके साथ हुआ था, सिराजुद्दौला। इस बंगाल का शासक हो जाएगा, नवाब हो जाएगा उसको सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला ये हो जाएगा। इसके कुछ विरोधी बताए थे सिराजुद्दौला के, एक बताया था इसका मीर बख्शी है, इसका नाम है मीर जाफर, ये इसका विरोधी है। दूसरा इसका भाई है, इसका नाम है शौकत जंग, शौकत जंग, और इसकी मौसी है, इसका नाम है घसीटी बेगम, ये लोग इसके विरोधी हैं। इसके अलावा बंगाल के बहुत सारे नवाब मतलब व्यापारी हैं, वो भी सिराजुद्दौला के विरोधी हैं। शौकत जंग के बारे में बताया था, ये भी एक जगह का नवाब है। कहाँ का नवाब है शौकत जंग, पूर्णिया का, ये हो जाएगा पूर्णिया, बंगाल की एक जगह इसका नाम पूर्णिया, पूर्णिया का नवाब हो जाएगा, पूर्णिया का नवाब हो जाएगा। और इस प्लासी के युद्ध से पहले दो घटनाएं हुई, एक ब्लैक होल कांड और दूसरा अलीनगर की संधि। पता ब्लैक होल कांड कहाँ हुआ था, जगह का उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश, फोर्ट विलियम, सेंट जॉर्ज, सेंट थोमे या फिर बॉम्बे, फोर्ट विलियम, कलकत्ता में फोर्ट विलियम में ये घटना हुई थी, फोर्ट विलियम। इस घटना के बारे में जानकारी किसके द्वारा मद्रास पहुंचाई गई थी, कोई व्यक्ति बचा था, हॉलवेल, हॉलवेल के द्वारा ये जानकारी कहाँ पहुंचा दी गई थी, मद्रास पहुंचा दी गई थी। ये घटना कब हुई थी, घटना की डेट बताओ, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को। इस समय फोर्ट विलियम का शासक कौन है, फोर्ट विलियम का शासक कौन, रोजर ड्रैक। इस समय फोर्ट विलियम का गवर्नर हो जाएगा रोजर ड्रैक, रोजर ड्रैक। याद का ये चार बातें किसके बारे में, ब्लैक होल कांड। पहला पॉइंट, ब्लैक होल कांड कहाँ हुआ है, फोर्ट विलियम में हुआ है। इसकी सूचना किसने पहुंचाई, हॉलवेल ने पहुंचाई है। कब हुई है, 20 जून 1756 को हुई है। और इस समय बंगाल का या फोर्ट विलियम का गवर्नर कौन है, रोजर ड्रैक। चार पॉइंट है बता देती। इसके बाद ये लोग जब पहुंचेंगे मद्रास, तो मद्रास से एक सेना पहुंचेगी फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में संधि हो जाएगी, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि का डेट बताओ कब हुई थी, कब हुई थी, 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757। 3 दिन हो गए बड़े को, 3 दिन में कैसे लोग याद रखेंगे, 3 दिन के बाद तो क्लास नहीं है, तुरंत कुछ लोग बताए भी नहीं, 3 दिन का भूल जाते हैं। 9 फरवरी 1757 को संधि हुई थी, अलीनगर की संधि। एक तरफ कौन है, नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ है अंग्रेज। अंग्रेजों की तरफ से इसमें कौन कौन शामिल हुआ, दो लोग, क्लाइव और वाटसन। एक है क्लाइव और दूसरा कौन सा है, वाटसन, क्लाइव और वाटसन। इस अलीनगर की संधि के कुछ शर्तें बता दो, क्या क्या शर्तें थी। पहली, क्या क्या करेंगे इस अलीनगर की संधि, नवाब को सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से, अंग्रेजों के पक्ष में संधि थी। कौन कौन सी शर्तें थी, क्या कर सकते हैं इसमें, किलेबंदी करने की है, क्या चीज, किलेबंदी करेंगे, और टैक्स फ्री भी नहीं है, टैक्स फ्री तो इससे पहले हो चुका है, दस्तक, अपनी करेंसी देंगे, अपनी करेंसी चलाएंगे, और युद्ध क्षतिपूर्ति की रकम उपलब्ध कराएंगे। ये 3 संधियां मुख्य 3 प्रावधान मुख्य रूप से किसमें है,
हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि का उल्लंघन हुआ तो लास्ट में युद्ध कौन सा हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अगर पूछा जाए कहाँ हुआ है? ये बंगाल में हुआ है। बंगाल में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के तट पर एक गाँव है प्लासी, वहाँ पर युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में किसी प्रकार का कोई सैन्य परीक्षण नहीं किया गया। केवल और पूरी तरीके से किसका षड्यंत्र था? ये मीर जाफर और दूसरा व्यक्ति कौन है? क्लाइव। इन दोनों लोगों का षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के बाद सिराजुद्दौला पराजित हो जाएगा। ये भाग के कहाँ जाएगा? अपनी राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है? मुर्शिदाबाद। इसकी राजधानी हो जाएगी मुर्शिदाबाद। यहाँ पहुंचा और मुर्शिदाबाद में इसकी हत्या कर दी जाएगी। किसके द्वारा? कौन व्यक्ति है जिसने मीर जाफर इसकी सिराजुद्दौला की हत्या की थी? नाम बताओ। मीर जाफर का पुत्र नाम बताओ। मीरन। मीर जाफर का पुत्र है, इसका क्या नाम है? मीरन। इस मीरन के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाएगी और इसके बाद बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाएगा? बंगाल का नवाब हो जाएगा मीर जाफर। जो इसका व्यक्ति है जिसके द्वारा इसका उल्लंघन किया गया था, या षड्यंत्र किया गया था, मीर जाफर, ये हो जाएगा बंगाल का नवाब। अगर पूछा जाए 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल का नवाब कौन रहेगा? मीर जाफर। याद रखिएगा। अब मीर जाफर को यहाँ पे बंगाल का नवाब बना दिया गया तो इसके बाद इस युद्ध के यानी कि प्लासी के भी कुछ परिणाम भी देखने को मिले। कुछ परिणाम मिले तो इसके क्या क्या परिणाम थे चिताने के? देखो मीर की बात अगर लिखने को है तो पहला तो ऐसे जब भी अपने ऐसे रैंडमली कुछ में देखा जब भी कुछ चीज उसके कुछ फ्रेम बना लिए वो पॉइंट कि इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम क्या रहेंगे, आर्थिक परिणाम क्या रहेंगे, सामाजिक परिणाम क्या रहेंगे, आसान हो जाता थोड़ा। ऐसे ही रैंडमली याद करेंगे दिक्कत लगेगा। इसको छोटे छोटे पॉइंट्स बांट दिया करो कि इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम क्या है, इस युद्ध के आर्थिक परिणाम क्या है, आर्थिक परिणाम, और इस युद्ध के सैन्य परिणाम क्या है। ऐसे करके कई छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको बांट दिया। तो जितने सेगमेंट्स आप बना पाते ठीक, अब इसको बांटो। अब ऐसे करके अगर आप बांट लोगे तो हर सेगमेंट में आप दो दो पॉइंट लिखने की स्थिति में कम से कम होगे, किसी में दो किसी में एक। और अगर बांटोगे नहीं तो ऐसे करके आपके दिमाग में क्या रहेगा, जैसे माने आपको परिणाम लिखने को है तो आप सोचोगे 4 परिणाम तो लिखिए देखिए, ये दिमाग में रहेगा। और ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में अगर आपने बांट लिया और एक में आपने 2 ही परिणाम अगर याद किए तो कितने लिख पाओगे? 6 लिख पाओगे। तो राजनीतिक परिणाम की अगर बात करें तो यहीं से बंगाल में इनडायरेक्टली किसका शासन स्थापित हो जाएगा? अंग्रेजों का। बंगाल में इनडायरेक्टली अंग्रेज आएगा। अभी तक अंग्रेज के व्यापारिक रूप में है, अब ये अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में शासन प्रणाली में हस्तक्षेप किया जाएगा। दूसरी बात, इसी राजनीतिक परिणाम की अगर बात करें तो अब अंग्रेजों को बंगाल का जो समृद्ध एरिया है ये समृद्ध क्षेत्र मिल जाएगा और इसी समृद्ध क्षेत्र की बदौलत वो विदेशियों को यहाँ से कर देंगे बाहर। 1757 का युद्ध हुआ। 1757 के बाद जब ये मजबूत स्थिति में हो जाएंगे तो इसी समृद्ध एरिया के आर्थिक संसाधनों के ऊपर ये 2 युद्ध लड़ेंगे, एक 1759 में और एक 1760 में, और दोनों किसी न किसी विदेशी के साथ लड़े जाएंगे। कुछ विदेशियों के साथ 2 युद्ध लड़े जाएंगे और दोनों युद्धों में दोनों विदेशियों को कर देंगे पराजित। अब बस ये बता दो 1759 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था जिसके माध्यम से किसी विदेशी को हराया गया था, और 1760 में कौन से युद्ध में किसी विदेशी को हराया गया? ये बेदरा का युद्ध आएगा और ये बॉडीवास में। बेदरा के युद्ध किसको पराजित किया? डच को। बॉडीवास में फ्रांसीसी। बेदरा ये कहाँ है? गुजरात में, कोलकाता, बंगाल में। ठीक, बंगाल के पास में है, कोलकाता के पास में, बंगाल में। और बॉडीवास कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, ये दोनों युद्ध क्यों जीत पा रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों का बंगाल पर हो गया है नियंत्रण, वहाँ के संसाधनों का यूज कर रहे हैं। मैं इसमें लिखने को है उस तरीके से लिख सकते हैं। आर्थिक संसाधनों की अगर बात करें, आर्थिक परिणाम क्या है तो यहीं पर अंग्रेजों को एक क्षेत्र मिला था। कौन सा क्षेत्र मिला था? मैं बता दूं, कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को मिला था कि वहाँ के जमींदार हो गए, क्लाइव मिला था कोई क्षेत्र? 24 परगना। 24 मिल गया, उसका क्या नाम है? 24 परगना। अब 24 परगना की जमींदारी मिलेगी, जितना भी राजस्व मिलेगा यहाँ से 24 परगना का किसका हो गया? अंग्रेजों का। अगर क्लाइव का हो गया, पैसा आ गया कि नहीं आ गया? एक तो ये परिणाम। दूसरी बात, अब अंग्रेज बंगाल से व्यापार करने के लिए काफी हद तक स्वतंत्र हो गए। पहले नियंत्रण था, अब बंगाल पर एक जितना व्यापार करेंगे इस बंगाल के व्यापार पर उनका क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। ये तो ये सैन्य परिणाम की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सैन्य परीक्षण देखने को नहीं, कोई सैन्य परीक्षण यहाँ पर नहीं देखा गया। लेकिन यहीं पर भारतीयों की जो सैन्य जर्नियां हैं वो सामने आ गई। ठीक है, भारतीयों में आपस में जो सैन्य समस्याएं हैं वो सामने आ गई कि पूरी सेना को किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है, ये समस्याएं सामने आ गई। तो अगर बाई चांस मेज में लिखने को 2, 4, 5, 6 पॉइंट आपके पास लिखने को होंगे, लास्ट में इसी का परिणाम हमको ओरिजिनल कहाँ देखने को मिलेगा? बक्सर के युद्ध। अब बक्सर के युद्ध हो जाएंगे 1757 से लेकर
लेकर 1760 ईस्वी तक बंगाल का नवाब कौन हो जाएगा? मीर जाफर। इसके साथ भी कुछ समस्याएं हो जाती। पहली समस्या क्या है? 24 परगना का क्षेत्र तो इसने दे दिया, इसने सोचा पर्याप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज क्या चाहते हैं? अंग्रेज चाहते हैं कि इससे अंग्रेजों को सिलहट के चूने के व्यापार में हिस्सेदारी नहीं है, यही तो चाहते हैं। लेकिन सिलहट के चूने के व्यापार में हिस्सेदारी देने को मीर जाफर तैयार नहीं। जब तैयार नहीं है तो 1760 में मीर जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया? मीर कासिम। इसका दामाद है, इसका नाम मीर कासिम। ये हो जाएगा बंगाल का नवाब। अब इस नवाबी परिवर्तन के दौरान, यानी कि जैसे यहाँ पर नवाबी परिवर्तन हो रहा है तो सिराजुद्दौला की हत्या की गई, रक्त बहाया गया, लेकिन मीर जाफर से जब मीर कासिम को सत्ता में स्थानांतरण किया गया, किसी प्रकार का कोई रक्त नहीं बहा, बहुत शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन हो गया। इसको बोलते हैं रक्तहीन सत्ता परिवर्तन या रक्तहीन क्रांति, बंगाल की रक्तहीन क्रांति। इसके द्वारा नाम दिया गया था, एक अंग्रेज था, उसका नाम था वेंसीटार्ट। तो वेंसीटार्ट ने इसको क्या नाम दे दिया कि 1760 में बंगाल का सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक प्रकार से बंगाल में रक्तहीन क्रांति, कोई रक्त नहीं बहाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से मीर जाफर स्वयं हट गया और सत्ता किसको दे देंगे? मीर कासिम को दे देंगे। अब मीर कासिम के सामने भी कुछ समस्या है। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाएगा तो अंग्रेजों को कुछ ना कुछ क्षेत्र देगा, अंग्रेजों को कुछ, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो ना लिखा हो अभी देख लेंगे उससे। जब अंग्रेजों के बाद यहाँ पर शासक कौन बन जाएगा? मीर कासिम बन जाएगा, तो मीर कासिम भी अंग्रेजों को कुछ ना कुछ देगा। 3 क्षेत्र नाम बता सकते हो कौन कौन से हैं? बिना कॉपी में देख लो कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं जो मीर कासिम ने अंग्रेजों को दिए? मिदनापुर और चटगांव और गोविंदपुर। मिदनापुर और चटगांव, 3 क्षेत्रों की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? अंग्रेजों को दे दी। जो अभी गोविंदपुर का नाम आया, ये बता दो कलकत्ता का किसका अपना 3 गाँव को मिलाकर के ये गोविंदपुर था। बाकी 2 कौन से? कोलिकाता और ये होता कोलिकाता को और क्या कहते थे? कालीघाट। और कालीघाट को गोविंदपुर के सुल्तानपुर, गोविंदपुर, कालीघाट, 3 मिलाकर क्या किया? कलकत्ता नगर की स्थापना की। किसने की थी? संस्थापक कौन था कलकत्ता का? जॉब चार्टर, उसके द्वारा स्थापना की गई थी। अब ये 3 क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे, किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। जब ये 3 क्षेत्र दे दिए जाएंगे, लेकिन बावजूद अंग्रेजों का मीर कासिम के साथ विवाद है, और उस विवाद का मुख्य कारण क्या है? दस्तक का दुरुपयोग। इसी दस्तक के दुरुपयोग के कारण मीर कासिम का अंग्रेजों के साथ हो जाएगा विवाद। तो वो ये तो समझेगा कि ये 3 क्षेत्र दे दिए, लेकिन अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं सीमित नहीं है, तो कुछ प्रयास भी करेगा ताकि अंग्रेजों से अगर दोबारा लड़ाई हो तो ऐसी स्थिति देखने को ना मिले। ठीक है, रक्तहीन क्रांति दोबारा ना आए। अगर सत्ता परिवर्तन होता भी है, हटाया भी जाता है, तो इतनी शांति से नहीं हटेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तो उसके लिए मीर कासिम कुछ कार्य करता है। पहला कार्य क्या करता है? राजधानी परिवर्तन। और दूसरा काम क्या करता है? अपनी राजधानी में तोड़दार बंदूकों का निर्माण, ये करता है। तो राजधानी परिवर्तन 1762 में यहाँ से राजधानी कहाँ है? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ लेके जाएगा? ये राजधानी परिवर्तन हो जाएगा 1762 ईस्वी में, ये हो जाएगा। इसके अलावा अपने ही क्षेत्र में तोपों का निर्माण कर रहा है ताकि युद्ध हो तो लड़ने की स्थिति में हो। ये सब होने के बावजूद ये ज्यादा समस्या हो गई, तो 1763 में मीर कासिम बंगाल छोड़कर भाग गया। भागने के बाद कहाँ पहुंचा है? अवध। बंगाल की सत्ता खाली हो गई। ठीक है, जब बंगाल की सत्ता खाली हो जाएगी तो बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाएगा? जब मीर कासिम चला आया, बंगाल की सत्ता तो खाली हो गई। अंग्रेज भी डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित नहीं कर, क्यों नहीं कर रहा है? अभी आगे देखेंगे, उसको पहले द्वैत शासन क्यों नहीं कर रहा है देखेंगे। बस ये बताओ कि अंग्रेजों ने जब मीर कासिम चला आएगा 1763 में, तो 1763 में फिर से बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाएगा? मीर जाफर। तो जब बक्सर का युद्ध होगा उस समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर। भाई जानकारी ऐसा पूछा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपको 101% मीर कासिम जरूर मिलेगा विकल्प में, और पहला विकल्प मिलेगा। एग्जामिनर से ब्रेक लगाता है ताकि तुम आगे पहुंचो ही ना। जैसे क्वेश्चन आएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पहला विकल्प मीर कासिम। हाँ, मीर कासिम था। मीर कासिम के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो बक्सर का युद्ध। आगे नहीं सोचोगे, ठीक है, आगे पहुंचोगे ही नहीं। आगे पहुंचोगे नहीं तो ब्रेक लगा देगा, वही लगा ऐसे बोला और एक दो बोल दिया, घर पे
ब्रेक लगाएगा, ये एक एग्जाम्पल एक पॉइंट ब्रेक लगाएगा। क्वेश्चन सेट करना, क्वेश्चन फ्रेम करना मतलब जो क्वेश्चन काम होता है उसके आंसर सेट करना तो क्वेश्चन काम होता है। ऐसे करके आंसर सुनाएगा, एक आंसर जैसे पहला विकल्प देखोगे आगे जाने से रोक लेगा। तो क्वेश्चन है कि इस युद्ध के साथ बंगाल का नवाब कौन है, तो कौन हो जाएगा, वीर जाफर। यहाँ तक तो सारी बातें हो गई। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके नोट्स में आया था? मेरे ख्याल से आपके नोट्स में सारे ही आ गए हैं। ये इसके परिणाम डिटेल इसमें लिखा है, हम ये रखी क्रांति आई इंसिडेंट वाली एक पार्टी करके गुड़िया का नाम सबको जंग दिया चुका है। एक पार्टी से कैसे करके लिख लो, परिणाम अलग से लिखा देंगे। बक्सर का हो जाएगा तो बक्सर और प्लासी दोनों परिणाम अलग करके लिखवा देते। उसी का एक पॉइंट लिख लो कि 1760 के सत्ता परिवर्तन को 1760 के सत्ता परिवर्तन को 1760 के सत्ता परिवर्तन को पेंसिटाट के द्वारा, पेंसिटाट ये रहेगा अंग्रेज का, पेंसिटाट गवर्नर भी रहेगा हमारा बंदा, पेंसिटाट के द्वारा बंगाल की रक्तहीन क्रांति, बंगाल की रक्तहीन क्रांति कहा गया, बंगाल की रक्तहीन क्रांति कहा गया। ठीक है, ये सब हो गए। ये सब कारण हमारे लिखे हुए हैं कि बक्सर के युद्ध के हमारे कारण क्या कहते हैं, युद्ध स्टार्ट करना है। अब युद्ध लड़ा लेते, कैसे करते युद्ध हमारे यहाँ पर हो रहा है। बक्सर का युद्ध, इस बक्सर के युद्ध के बारे में देखते हैं। कारण हम लोगों ने पहले देख लिए कि बक्सर के युद्ध के कारण क्या कहते हैं। पहली बात कारण कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा दस्तक का मिसयूज, और जब दस्तक का मिसयूज करेंगे तो इसके बाद ये मीर कासिम क्या करेगा, सभी लोगों को चुंगी से समाप्त कर देगा, यानी कि जितना भी टैक्स भारतीयों से लेता है उस भारतीयों से टैक्स लेना भी बंद कर देगा। जब भारतीयों से टैक्स नहीं लेगा तो इसी बात को लेकर अंग्रेजों और इनके बीच हो जाएगा विवाद। जब विवाद हो जाएगा तो एक युद्ध हो जाएगा, युद्ध कौन सा, बक्सर का युद्ध। तो इस बक्सर के युद्ध पर पहली बात हमको जानना चाहिए इसके कारण। तो भी बक्सर का युद्ध हुआ है तो बक्सर के युद्ध के आपको पहले तो कारण याद रखना कि कौन कौन से कारणों की वजह से हमारा बक्सर का युद्ध हुआ। पहले देखते हैं बक्सर के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण। कारण बताइए, पहला तो आपको कारण याद रखना है दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग। डिटेल में हम लिखिए, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दें कारण है। दूसरा अगर आपसे कारण पूछा जाए कि इस बक्सर के युद्ध का दूसरा कारण क्या था, तो दूसरा कारण हो जाएगा कि जो मीर कासिम है, मीर कासिम, ये मीर कासिम एक स्वतंत्र नवाब के रूप में शासन करना चाहता है। ये चाहता है कि हम जब बंगाल के नवाब हम ही हैं तो शासन कौन करे, शासन हम करें। लेकिन अंग्रेज चाहते हैं कि ना तुम सारा शासन किसके हिसाब से करो, हमारे हिसाब से करो। तो ये समस्या ये हो जाएगी। तो दूसरा कारण हो जाएगा कि जो मीर कासिम है, ये मीर कासिम चाहता है कि स्वतंत्र नवाब की तरह कार्य करें, और बंगाल के अंग्रेज चाहते हैं कि ये किस रूप में काम करे, ये कठपुतली नवाब के रूप में काम करे। ठीक, तो मुख्य समस्या ये है। इन्हीं वजह से अंग्रेजों और मीर कासिम और दूसरे लोगों के बीच एक युद्ध हो जाएगा, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, डेट याद रखिए, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में एक युद्ध हो जाएगा। बक्सर कहाँ है, बिहार का एक जिला है। ठीक, तो वहां पे एक युद्ध हो जाएगा, इसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन हो जाएंगे, अंग्रेज, एक तरफ हो जाएंगे अंग्रेज। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ इसमें हो जाएगा मीर कासिम, मीर कासिम। ये भाग के कहाँ पहुंचा है, ये पहुंचा है अवध में। तो अवध का इस समय नवाब है, इसका नाम था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के द्वारा अयोध्या में एक मकबरा बनाया गया, जिसको कहते हैं बपू बेगम का मकबरा। इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। बाय यूपी स्टेशन में पूछा जाए तो शुजाउद्दौला के द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में एक बपू बेगम का मकबरा बनवाया गया अयोध्या में, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। यूपी स्टेशन पढ़ो वहां पे आपको मिलेगा। तो मीर कासिम, दूसरी तरफ कौन है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। और इस मुगल बादशाह का नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये तीन लोगों की मिलिट्री एक तरफ है और अंग्रेज यहाँ पर एक तरफ है, और ये तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तीनों संयुक्त रूप से हो गए पराजित। जब तीनों संयुक्त रूप से पराजित हो जाएंगे तो यहाँ के युद्ध के परिणाम, प्लासी के युद्ध
परिणाम से बहुत अलग बैठेंगे। इसी युद्ध के बाद इन तीनों लोगों क्योंकि तीनों को पराजित कर दिया जाएगा। मीर कासिम का तो कोई मतलब ही नहीं है, मीर कासिम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कहीं का कोई नवाब अब नहीं है, कहीं का कोई शासक नहीं। इससे पहले बंगाल का शासक था, इसकी जगह पर अब बंगाल का शासक कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का शासक हो जाएगा। जब ये युद्ध होगा उसी दौरान, उससे पहले मीर जाफर की हो जाएगी मृत्यु। जब मृत्यु हो जाएगी थोड़े समय के बाद, तो मीर जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा नजीमुद्दौला। बंगाल का नवाब हो जाएगा नजीमुद्दौला। इसी बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि कर ली जाएगी, उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, भाई इलाहाबाद की संधि, दो संधियां की जाएगी। एक की जाएगी 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि की जाएगी 16 अगस्त 1765। दो संधियां कर दी जाएगी, 12 अगस्त 1765 को और दूसरी 16 अगस्त 1765 को। इसमें पार्टी जब से पूछी जाएगी कौन कौन लोग इलाहाबाद की संधि में शामिल थे, तो इलाहाबाद की संधि में एक व्यक्ति जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल है। दूसरा कौन है? अवध का नवाब शुजाउद्दौला शामिल है। मीर कासिम को शामिल करेंगे क्या? नहीं शामिल करेंगे, कहीं का नवाब नहीं है। इसके स्थान पर किसको शामिल करेंगे? बंगाल के नवाब को शामिल करेंगे। और बंगाल के नवाब मीर जाफर की इस समय मृत्यु हो चुकी है, तो इस समय बंगाल का नवाब कौन है? नजीमुद्दौला। यहाँ पे तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन अगर आपसे आए कि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो कौन हो जाएगा? तो नजीमुद्दौला हो जाएगा। ठीक, इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब या इलाहाबाद बक्सर के युद्ध पर इलाहाबाद की संधि किस बंगाल के नवाब के साथ की, तो नजीमुद्दौला हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो कौन हो जाएगा? तो मीर जाफर हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध बंगाल के किस व्यक्ति के साथ लड़ा गया था, तो मीर कासिम हो जाएगा। ठीक है, तीन है, तीनों अलग अलग है। अगर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध बंगाल का कौन सा व्यक्ति शामिल था, तो मीर कासिम है। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, तो मीर जाफर है। और इस युद्ध के बाद हुई संधि में बंगाल का कौन सा व्यक्ति शामिल है, तो नजीमुद्दौला। तीनों लोग अलग अलग। ये इलाहाबाद की संधि हो जाएगी। और इस इलाहाबाद की संधि के देखो मुख्य प्रावधान क्या क्या होंगे। पहला काम इसमें किया जाएगा कि तीन क्षेत्र, एक है बंगाल, दूसरा है बिहार और तीसरा है उड़ीसा। इन तीन क्षेत्रों की दीवानी का अधिकार, तीन क्षेत्रों की दीवानी का अधिकार, दीवानी मतलब जमींदारी, तीन क्षेत्रों की दीवानी का अधिकार किसको मिल जाएगा? अंग्रेजों को मिल जाएगा। इन तीन क्षेत्रों की दीवानी कौन वसूल करेंगे? अंग्रेज। दीवानी कौन होता है? राजस्व वसूल करना, सिविल मामले। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। किससे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। पूरे भारत के समय शासक कौन है? मुगल बादशाह। तो इन तीन क्षेत्रों की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को किससे प्राप्त हो गया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। अब देखो क्वेश्चन अगर आपसे अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी किससे मिली थी, तो कौन लगाएंगे? तो मीर जाफर लगाएंगे। वर्धमान मिथिला पूछा जाए तो कौन लगाएंगे? तो मीर कासिम लगाएंगे। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूछे तो कौन लगाएंगे? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लगाएंगे। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लोग थे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जिम्मेदारी का अधिकार मिल गया। जब यहाँ से जिम्मेदारी अंग्रेज वसूल करेंगे तो शाह आलम को क्या मिलेगा? उसके पास से जो चला गया बदले में उसको कुछ ना कुछ देंगे। तो शाह आलम से कहा जा रहा है कि शाह आलम को 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया वार्षिक इसके बदले में पेंशन दे देंगे। एक मुश्त रकम कि आप इन जगहों से राजस्व नहीं वसूल करके, राजस्व वसूल करके आप 26 लाख रुपया वार्षिक आराम से लेके और कुछ नहीं। एक ये हो गया। इसके अलावा कहा गया कि जो इलाहाबाद एवं कड़ा, दो क्षेत्र है इलाहाबाद एवं कड़ा का जो क्षेत्र है, यानी किला या कह सकते हैं वहाँ का एरिया, ये किसको मिल जाएगा? ये मुगल बादशाह को मिल जाएगा। इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र मुगल बादशाह को दे दिया जाएगा। इलाहाबाद कड़ा का मतलब जो आज का जिला है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश जिला पता है कौशाम्बी, कौशाम्बी में पता है कड़ा क्षेत्र। तो इलाहाबाद कड़ा का क्षेत्र पहले किसके अधीन आते थे? ये शुजाउद्दौला के अधीन आते थे। शुजाउद्दौला से कहा जा रहा है ये क्षेत्र आप किसको दे देंगे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे देंगे। एक ये हो गया। और कहा गया ये पे थोड़े समय बाद आगे चल जाएंगे तो इस नजीमुद्दौला के साथ कहा जाएगा, इसके साथ भी संधि करेंगे। इस नजीमुद्दौला के साथ कहा जाएगा कि तुम 53 लाख रुपया ले लो, 53 लाख रुपया वार्षिक ये ले लो। और 53 लाख रुपया वार्षिक के बदले में जो बंगाल की निजामत का अधिकार, निजामत का अधिकार ये किसको मिल जाएगा? ये अंग्रेजों को मिल जाएगा।
निजामत का मतलब होता है कानून व्यवस्था, वहां पे शासन करने की जिम्मेदारी। लड़ाई झगड़े वगैरह जो दो ही तरीके के मामले होते हैं, जिन लोग पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, दो तरीके के मामले होते हैं, सिविल, क्रिमिनल। ठीक, तो सिविल मामले यानी कि राजस्व वसूल करने का अधिकार किससे मिल गया? बंगाल के अंग्रेजों को मुगल बादशाह से। और बंगाल में निजामत यानी कि कानून व्यवस्था देखने का अधिकार किससे मिल गया? ये बंगाल के नवाब से मिल गया। तो 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को दे दिए और कहा गया वहां पर जितने भी कानून व्यवस्था के कार्य कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। ये प्रावधान किसके हैं? ये प्रावधान हो जाएगा इलाहाबाद की संधि के। ये प्रावधान जाएगा, प्रावधान में ही दर्शाते करते हैं। एक बार किसी को क्वेश्चन पूछा गया था लाहौर की संधि के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया तो रकम केवल इधर उधर कर दी थी, 2.5 लाख 25 लाख ऐसे कुछ रकम इधर उधर कर दी। तो प्रावधान कितने पैसे का ये था? तो इलाहाबाद की संधि पूछा जाए तो पहला पॉइंट कब हुई है इलाहाबाद की संधि? दो संधियां हुई हैं, 12 अगस्त 1765 और दूसरी 16 अगस्त 1765। दो संधियां हुई। कौन कौन सा है? अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब नजीबुद्दौला। कौन सी घटना के बाद हुई है ये संधि? तो हो जाएगा बक्सर का युद्ध। और इसमें क्या क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान, बंगाल बिहार उड़ीसा की जमींदारी किसको मिल गई? अंग्रेजों को। किससे मिल गई? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिल गई और 26 लाख रुपया वार्षिक के बदले में मिल गई। अगला पॉइंट, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसको मिला है? मुगल बादशाह को मिला है। किससे मिला है? अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिला है। इसके अलावा 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल में कानून व्यवस्था लागू करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, बंगाल के नवाब नजीबुद्दौला से मिल गई। इतनी बातें आपको इलाहाबाद संधि के बारे में बतानी है, इसको नोट करो। उसी का आगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध पहला 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध लड़ा गया जिसमें एक तरफ अंग्रेज, और दूसरी तरफ मीर कासिम, और दूसरी तरफ मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना शामिल थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया। हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया, जिसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुई, इस युद्ध के समय
बंगाल का नवाब। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब? मीर जाफर। तो इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पराजित शक्तियों के साथ इलाहाबाद की संधि ब्रेक में लिखो 12 अगस्त एवं 16 अगस्त 12 अगस्त एवं 16 अगस्त 1765 12 अगस्त एवं 16 अगस्त 1765 पराजित शक्तियों के साथ इलाहाबाद की संधि की। अगला पॉइंट, इलाहाबाद की संधि का किसके द्वारा की गई थी? तो कौन हो जाएगा? तो क्लाइव हो जाएगा। क्योंकि प्लासी का युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी और प्लासी के युद्ध को पूरी तरीके से जीता किसके माध्यम से गया था? क्लाइव के षड्यंत्र से जीता गया था। तो अंग्रेजों ने सोचा जब सारा काम क्लाइव ने ही स्टार्ट किया तो कम से कम इतना इसके प्रति इतना तो कर ही सकते हैं कि अब ये जिम्मेदारी आगे कौन निभाए? तो क्लाइव ही निभाए। तो इलाहाबाद की संधि का एक पूरा प्रोफार्मा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? क्लाइव के द्वारा। तो इसलिए इलाहाबाद की संधि करने की जिम्मेदारी रॉबर्ट क्लाइव को सौंपी गई। इलाहाबाद संधि को करने की जिम्मेदारी रॉबर्ट क्लाइव को सौंपी गई। इसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल थे। अवध का नवाब शुजाउद्दौला। नंबर 1, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। नंबर 2, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। नंबर 3, बंगाल का नवाब नजीबुद्दौला। बंगाल का नवाब नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला। बंगाल का नवाब नजीबुद्दौला। बंगाल का नवाब नजीबुद्दौला। संधि के प्रावधान। संधि के प्रावधान। संधि के प्रावधान। नंबर 1, अंग्रेजों को 26 लाख रुपया वार्षिक। अंग्रेजों को 26 लाख रुपया वार्षिक के बदले 26 लाख रुपया वार्षिक के बदले मुगल बादशाह से अंग्रेजों को 26 लाख रुपया वार्षिक के बदले मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा
अंग्रेजों को 26 लाख रुपया वार्षिक के बदले मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी या राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल बिहार उड़ीसा की राजस्व वसूली या दीवानी या राजस्व वसूली का अधिकार, दीवानी या राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ। इलाहाबाद एवं कड़ा, इलाहाबाद एवं कड़ा, इलाहाबाद एवं कड़ा के क्षेत्र, इलाहाबाद एवं कड़ा के क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर, अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को, मुगल बादशाह को दिए गए। अगला 53 लाख रुपया वार्षिक, 53 लाख रुपया वार्षिक के बदले, 53 लाख रुपया वार्षिक के बदले बंगाल के नवाब, 53 लाख रुपया वार्षिक के बदले बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से निजामत, निजामत यानी कि कानून व्यवस्था, निजामत या कानून व्यवस्था का अधिकार, 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से निजामत का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये इलाहाबाद की संधि हो गई। अब यहीं पे दोनों युद्धों के परिणाम देख लेते हैं कि पहला तो प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या है, एक तरफ प्लासी ने और एक युद्ध कौन सा हुआ हमारा, बक्सर के। ऐसे तो दो युद्ध हुए। तो पहले प्लासी के परिणाम देख लेते हैं कि अगर प्लासी से भारत में अंग्रेजों को क्या मिल गया, और बक्सर के परिणाम देख लेते हैं कि बक्सर से भारतीय अंग्रेजों को क्या चीज यहाँ पर मिल गई। जैसे प्लासी का आपको बता दिए कि प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या है। प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल में, पूरे भारत में बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हुई, पहला परिणाम। दूसरा, प्लासी के युद्ध के बाद बंगालों को, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का एक प्रकार से इनडायरेक्ट लाइसेंस प्राप्त हो गया, आराम से व्यापार कर सकते हैं, ये हो गया। दूसरा, अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी मिली थी, उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति होने लगी। अगला पॉइंट, आपको यहाँ पर व्यापार करते हुए 24 परगना की जिम्मेदारी ले, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के पैसे समझो कि पहले अंग्रेज क्या करते थे, ये एक तरफ मान लिया ब्रिटेन, इधर हम मान लिया ये ब्रिटेन है, इधर इंडिया है, और इधर हमने मान लिया कोई दूसरा देश ले लेते हैं, चाइना भी ले लेते हैं, मान लिया चाइना, या चाइना में तो वैसे ऐसे व्यापार करते हैं, दूसरा देश जापान ले लेते हैं, मान लिया अंग्रेज जापान के साथ व्यापार करते थे, नहीं करते तो वो अलग है, एग्जाम्पल में तो ले लेते हैं। मान लिया अंग्रेज ब्रिटेन में रहते हैं और इस ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ काम करती है, इंडिया में काम करती है, और इंडिया के माध्यम से तो ट्रेड कहाँ करना है, जापान के साथ ट्रेड करना है। इस इंडिया में किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री लगी हुई है, मान लिया फैक्ट्री कहाँ पर है, सूरत में। अब ये लोग क्या करते थे, किस तरीके से व्यापार करते थे, ब्रिटेन से यहाँ पर व्यापार करने के 1757 से पहले की बात कर रहे हैं। ये लोग व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते थे, अपना पैसा लेके आते थे, पैसा सोना चांदी जो कुछ लेके आए वो लेके आते थे, यहाँ के लोगों से सामान खरीदते थे, अपनी फैक्ट्री में रखते थे और इस सामान को जापान में बेच देते थे। ठीक, वहाँ जो भी अपनी आमदनी करी उस आमदनी को ब्रिटेन को वापस, हम लोग सामान्यतः व्यापार इसी करते हैं, जब भी हम कोई व्यापार करेंगे तो अपनी पूंजी लगाएंगे और अपनी पूंजी लगाने जो भी उससे कमाई होगी वो उससे पैसा निकाल लेते हैं, इस तरीके से। अब ये प्लासी का युद्ध हो गया। अब अंग्रेजों को
जरूरत नहीं है। अभी तो पैसा कहाँ से लाते थे? ब्रिटेन से लाते थे। अब क्या कर रहे हैं? अब देखो इस पैसे का तो यहाँ से इन्होंने कर दिया कर, पैसा कहाँ से ले रहे हैं? यहीं से ले रहे हैं। जो इस परगना की जमींदारी मिली, यही के लोगों से राजस्व लिया और उसी राजस्व के पैसे से उन्होंने क्या किया? अपने व्यापार में इन्वेस्ट किया और उस सामान को जापान में ले जाकर बेच दिया। अब उनका कोई पैसा यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं लग रहा है, एकदम अलग टाइप की चीज होगी। भाई हम लोग व्यापार करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं, अब अंग्रेजी पहले ऐसे करते थे, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद से जब उनको 24 परगना की जमींदारी मिल गई, दूसरे भी क्षेत्रों में सीमित स्तर पर व्यापार करने की सुविधा मिल गई, अब वो लोग ब्रिटेन से यहाँ पर पैसा नहीं ला रहे हैं। अब इंडिया का पैसा, यहाँ का पैसा यहीं से लोगों से राजस्व रूप में लिया, उसको अपने व्यापार में लगाया और जो भी मुनाफा हुआ उसको कहाँ भेज दिया? अपने देश वापस दे दिया। अच्छा, ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ विदेशी रहे हैं, इससे पहले भी हमारे कई विदेश, मुगल भी हमारे यहाँ आए हैं, दिल्ली सल्तनत के लोग आए हैं, एंशियंट कुशाक वगैरह कई लोग आए हैं। हमारे विदेशियों को शासन का विदेशी आते थे, भारत में शासन करते थे, लेकिन भारत का एक कल्चर ऐसा रहा हमेशा से कि जितने भी विदेशी आए वो अपना कल्चर भूल गए, भारतीय बन गए पूरी तरीके से, हमें अंग्रेजों को छोड़कर। जितने भी विदेशी आए हैं वो आए जरूर भारत में आक्रांता रूप में आए, आक्रमण किया, यहाँ पे शासन स्थापित किया, लेकिन यहाँ का कल्चर ही कुछ हमेशा ऐसा रहा कि जितने विदेशी हमेशा आए और भारत में ही बस गए और यहाँ के यहीं में रह गए। ठीक, लेकिन एक अंग्रेज ही एक ऐसे हैं जिनको हम लोग अपना नहीं बना पाए, ठीक, क्योंकि वो पूरी तरीके से व्यापारिक रूप में ही आए थे। वो आए थे यहाँ पर, व्यापार करते थे और व्यापार करने का मुनाफा यहाँ से लेकर चले जाते। जैसे हम लोग अगर बात करें, मुगल हमारे विदेशी आए, बाहर से हुए, बाबर यहाँ पे थोड़ी समझते उज्बेकिस्तान वगैरह बाहर से आए, तो ये सब लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ पे शासन किया, लेकिन एक तो यहाँ से पैसा ले लेके थोड़ी चले गए वापस, यहाँ का पैसा यहीं पे खर्च कर दिया। अंग्रेज एक ऐसे थे, यहाँ का पैसा कमाते थे और लेके कहाँ जाते थे? ब्रिटेन। हमारे यहाँ जो भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम लोग देखते हैं कि यहाँ रेल लेके आए, पुल लेके आए, शिक्षा लेकर, तो हमारे लिए नहीं लेके आए। अभी बाकी देखेंगे ये सब चीजें हमारे लिए लेके नहीं आए। वो बात और थी कि हम लोगों ने उसको प्रयोग कर लिया, वरना इनका 1% भी उद्देश्य नहीं था कि ये काम हम भारतीयों के लिए करें। अगर ट्रेन लेके आ रहे हैं तो ट्रेन इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं कि यहाँ बेसर से हम पीली तक आते हैं और जो है कोई माध्यम नहीं है, पैदल आना पड़ता है, थोड़ी सुविधा कर देते हैं, ट्रेन चला देते हैं, कम से कम पढ़ाने के लिए ट्रेन से, इस मोटिव के साथ नहीं लेके, ठीक है, उनका मोटिव अपना था, अपने मोटिव के लिए लेके वो बात होती है, हमने उसको यूज कर लिया। ठीक, तो अंग्रेज पूरी तरीके से अंग्रेज ही रहे, वो कभी भारतीय नहीं बने। तो इन्होंने क्या किया? भारत के धन को लिया और यहीं पे पैसा लगाया और यहाँ का जो मुनाफा था उसको ब्रिटेन लेकर चले गए। तो ये तो काम ये परिणाम हुआ। और क्या काम कर रहे हैं? सैन्य परिणाम के तौर पे देखा तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सैन्य हुआ नहीं, तो सैन्य टेक्नोलॉजी में हम आगे थे या ब्रिटिशर्स आगे थे, ये यहाँ पर नहीं कर सकते। प्लासी के युद्ध में ये सिद्ध नहीं होता है कि हमारी मिलिट्री अच्छी थी कि या फिर अंग्रेजों की मिलिट्री अच्छी थी। युद्ध होता तब तो पता लगाते कि हाँ किस तरीके से किसकी मिलिट्री से। युद्ध तो हुआ ही नहीं, एक प्रकार का खाली षड्यंत्र था। यहाँ पर सेना जब उतरी ही नहीं तो सिराजुद्दौला युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गया। तो बाकी परिणाम देख सकते हैं, लेकिन सैन्य परिणाम यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिले। लेकिन यहाँ के परिणाम की तुलना बक्सर युद्ध से करें तो देखो बक्सर का युद्ध बाकायदा एक युद्ध लड़ा गया था। जब प्लासी युद्ध की बात करेंगे तो प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था, वो केवल और केवल एक समझौता था, एक षड्यंत्र था। और इसी युद्ध के बाद प्लासी युद्ध के बाद ही जो बंगाल है वो क्या हो गया? एक प्रकार से स्पॉन्सर्ड स्टेट बन गया, प्रायोजित राज्य बन गया भारत में अंग्रेजी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। भारत में अगर अंग्रेजी राज्य को आगे बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? बंगाल ही बढ़ा रहा है, तो एक स्पॉन्सर्ड स्टेट हो गया। लेकिन बक्सर युद्ध की अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध पहली बात तो एक बाकायदा की युद्ध ही लड़ा गया, युद्ध भूमि में लड़ा गया। युद्ध ऐसा नहीं था तो समझौता हो गया था, युद्ध भूमि में लड़ा गया युद्ध था। दूसरा परिणाम इसका देख सकते हैं, जो भारतीय सेना है, जो भारतीय सेना है, इस सेना की बदहाली की स्थिति सामने आ गई है। आप पता लगे तीनों की सेनाएं खड़ी हुई हैं, तीनों सेनाएं इकट्ठी लाके खड़ी कर रहे हैं और मुगल बादशाह अपनी सेना उनके जितने कमांडर को आदेश दे रहे, दाएं आधे दाएं मुड़ गए, आधे बाएं मुड़ गए, आधे से आधे क्या बोलते ये क्या है? तो ऐसे करते तीनों, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, एक तो एक दूसरा आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। अब मुगल बादशाह का अगर कोई सैनिक पड़ रहा है तो बंगाल का सैनिक पिटने तो ठीक है, इनने भी तो हमारे टका पर बहुत अनाज बस्ते जो नियंत्रण करके तो सही है, उठने तो बढ़िया है, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो भारतीय सेना की बदहाली सामने आ गई कौन सी युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। तीसरी बात अगर बात करें तो प्लासी युद्ध की बात है, यहाँ बंगाल का नवाब आ रहा है, ठीक, यहाँ पे कौन है? एक प्रांत है। यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज किसको पराजित किया है? केवल और केवल एक राज्यपाल को, बंगाल के नवाब को पराजित किया। लेकिन यहाँ पे कौन हारा? यहाँ पे अगर बात करें
तो भारत के मुगल बादशाह आ रहे हैं, यहाँ पर मुगल बादशाह पूरे भारत का शासक बन गया है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा एक प्रकार से कि बक्सर के युद्ध में भारत को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तो यहाँ पर भारत शामिल ही नहीं हुआ है, लेकिन अब मुगल बादशाह चाहे कितने भी कमजोर सही, नाम तो है पूरे भारत के मुगल बादशाह है। तो जब मुगल बादशाह यहाँ पर पराजित हुए हैं तो ये माना गया कि बक्सर के युद्ध से वास्तव में भारत पर किसकी विजय की शुरुआत हुई? अंग्रेजी साम्राज्य। तो इसको बोलते हैं वास्तविक विजय, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक विजय। और अगर बात करें कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को जो 3 क्षेत्र मिले हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज ही में बिहार कितना बड़ा राज्य है, उस समय के बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में देखो क्या कैसा होगा, आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, इतने एरिया शामिल है उस समय के कितने से एरिया। तो सोचो कितना बड़ा क्षेत्र जहाँ से राजस्व वसूली करता मिल गया अंग्रेज को। इतने बड़े क्षेत्र से राजस्व वसूली करेंगे तो इनके सामने फ्रांसीसी जैसे लोग टिक पाएंगे क्या? नहीं टिक पाएंगे। तो फिलहाल तो फ्रांसीसी को इससे पहले ही बाहर कर दिया है, बक्सर को इससे पहले 1760 में बाहर कर दिया, लेकिन अब कोई भी विदेशी यहाँ पर टिकने की स्थिति में नहीं होगा, भारतीय भी नहीं टिक पाएंगे। तो वास्तविक विजय भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है? बक्सर से होती है। तो इतने आपको परिणाम या फिर बाई चांस दोनों में अगर कंपैरिजन करने को आ जाए कि इसके परिणामों में क्या क्या एक दूसरे अंतर था, क्या क्या एक दूसरे कंपेयर, तो बता दो कि प्लासी युद्ध में बंगाल का नवाब पराजित हुआ, बक्सर युद्ध में पूरे भारत का मुगल बादशाह पराजित हुआ। दूसरा, प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी मिली थी, बक्सर युद्ध से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसा ब्रॉड बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया। अगली बात कि प्लासी युद्ध में किसी प्रकार का कोई सैन्य परीक्षण नहीं किया गया, बक्सर युद्ध में भारतीय सेना की कमजोरी सामने आ गई। कंपेयर करने को अगर आ जाए तो बढ़िया तरीके से देख लो किस तरीके से। और अगर बात करें प्लासी युद्ध से, तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को केवल और केवल बंगाल में एक सीमित एरिया का क्षेत्र मिलने के बाद वहां पर वही के संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बक्सर युद्ध की बात करें तो बहुत बड़े एरिया के संसाधनों का प्रयोग करके वो लोग भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। अब दूसरे क्षेत्र में जब वो वहां पर अपना विस्तार करेंगे तो संसाधन कहाँ यूज करेंगे? यही, ठीक है। इस तरीके इसको आगे फिर ये लोग प्लासी एवं बक्सर के युद्ध की तुलना, प्लासी एवं बक्सर के युद्ध की तुलना या परिणामों की तुलना, प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के परिणामों की तुलना। पहला पॉइंट, प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में भारत के, प्लासी के युद्ध में भारत के केवल एक प्रांत का राज्यपाल या एक प्रांत का नवाब, भारत के केवल एक प्रांत का नवाब भारत था, भारत था। जबकि बंगाल का एक नवाब, एक प्रांत का नवाब भारत था, जबकि बक्सर में, जबकि बक्सर में मुगल बादशाह पराजित हुए, जबकि बक्सर में मुगल बादशाह पराजित हुए। प्लासी के युद्ध में बंगाल, भारत में केवल एक प्रांत बंगाल के नवाब पराजित हुए, जबकि बक्सर में मुगल बादशाह, बक्सर में मुगल बादशाह पराजित हुए, मुगल बादशाह पराजित हुए। प्लासी के युद्ध से, प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को 24 परगना, 24 परगना, जबकि बक्सर से, जबकि बक्सर से अंग्रेजों को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा
जैसा व्यापक क्षेत्र मिला, जैसा व्यापक क्षेत्र मिला, प्लासी की विजय, प्लासी की विजय केवल षड्यंत्र थी, प्लासी की विजय केवल षड्यंत्र थी, जबकि बक्सर की विजय, जबकि बक्सर की विजय एक वास्तविक विजय थी, बक्सर की विजय एक वास्तविक विजय थी। अंग्रेजी सेना की शक्ति का, अंग्रेजी सेना की शक्ति का वास्तविक परीक्षण, अंग्रेजी सेना की शक्ति का वास्तविक परीक्षण बक्सर के युद्ध में भी हुआ, बक्सर के युद्ध में ही हुआ। ठीक है, ये हमारे दोनों युद्धों के परिणाम हो गए। अब इस युद्ध के बाद बंगाल में शासन किसका शुरू हो जाएगा? अंग्रेजों का शुरू हो जाएगा। इसी पर अगला टॉपिक आपका है बंगाल में द्वैध शासन। देखो अंग्रेजों का शासन तो स्टार्ट हो गया। अब ये द्वैध शासन क्या था, तो इसके कुछ डायमेंशन बनाने के लिए द्वैध शासन में लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। पहला चीज देखेंगे कि द्वैध शासन क्या है, द्वैध शासन है क्या। दूसरा, किसने इसको शुरू किया, किसने इसको शुरू किया और किसने इसको समाप्त किया, ये देखेंगे। फिर देखेंगे द्वैध शासन क्यों लाया गया। द्वैध शासन, द्वैध मतलब डुअल, दो लोगों का, ठीक है, और शासन मतलब शासन। तो बंगाल में दो लोगों का शासन है। क्या है ये दो लोगों का शासन? किसने शुरू किया, क्यों और किसने समाप्त किया। तो आगे ऐसी क्या वजह पड़ गई कि दो लोगों का शासन चलाना पड़ा, ठीक है, तो क्यों लाए गए। फिर इसके परिणाम देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन के परिणाम क्या है। देखो द्वैध शासन है क्या, द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन, दो लोगों का शासन। एक अंग्रेज था, उसका नाम था कर्टियस, कर्टियस। सबसे पहले द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्टियस ने किया था। अंग्रेज इसका नाम है कर्टियस। तो ऐसे करके अगर फैक्चुअल फंक्शन पूछा जाए कि द्वैध शासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? एक अंग्रेज, इसका नाम है कर्टियस, इसके द्वारा प्रयोग किया गया। इसका मतलब है दो लोगों का शासन। हम लोग अगर बात करें तो अंग्रेजों को कौन से क्षेत्र देखो मिल चुके हैं। एक हमारा हो जाएगा बंगाल, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा उड़ीसा। इन तीन क्षेत्रों से राजस्व वसूली करने का अधिकार ये किसको मिल गया है? अंग्रेजों को। अब यहाँ से राजस्व वसूल करें आराम से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इनको आदेश किससे मिला है? मुगल बादशाह से मिला है। जब मुगल बादशाह से आदेश मिला है तब तो इस आदेश की कोई अवहेलना भी नहीं कर सकता। तो अंग्रेज आराम से जाएगा बंगाल में राजस्व वसूल करने जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसी बंगाल वाले क्षेत्र में यहाँ पर कानून व्यवस्था का भी इनको अधिकार मिल चुका है। तो यहाँ पर आराम से अपनी सेना लेके जाए, अपनी पुलिस खड़ी करे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अधिकार किससे मिला है? बंगाल के नवाब से मिला है। ठीक है, 53 लाख रुपया बदले में दे रहा है और यहाँ पर 26 लाख रुपया बदले में दे रहे हैं। तो अब दो ही चीजें होंगी, शासन प्रणाली में या तो कानून व्यवस्था या फिर राजस्व वसूली, दो ही चीजें होंगी। मतलब है कि पूरे बंगाल में एक तरीके से शासक कौन हो गए हैं? अंग्रेज। तो ठीक है, आराम से शासन करें, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब अंग्रेजों के सामने क्या समस्या है? क्लाइव आया, तो क्लाइव ने सोचा, शुरू किसके द्वारा किया गया? क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया तो रॉबर्ट क्लाइव ने संधि तो कर ली, लेकिन उसके सामने समस्या क्या है? पहली समस्या तो ये है कि भारत में अंग्रेजों को राजस्व वसूल करने का अनुभव नहीं है। पहली समस्या उनके सामने, क्योंकि अंग्रेज तो व्यापारी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही, तो खेती किसान में ज्यादा बल नहीं देते। तो उनको नहीं पता है कि कब किस तरीके से कैसे करके लोगों से लगान वसूल किया जाए। अब पता लगे फसल बोने का समय है, उस समय पहुंच गए लगान वसूल करने, उनको पता ही नहीं है कि रबी कब है, जायद कब है, खरीफ कब है, पता ही नहीं है। तो अनुभव नहीं है, पहली समस्या ये है। दूसरी बात, दूसरी समस्या क्या है कि अंग्रेज भारत में है तो भारत में कुछ विदेशी दूसरे भी तो हैं, कुछ अन्य विदेशी शक्तियां भी तो हैं। जैसे कि भले ही उनको युद्ध में पराजित कर दिया गया, फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, डचों को पराजित कर दिया, पुर्तगाली शासन सत्ता बनी, लेकिन
लेकिन व्यापारी तो हैं, जैसे वो लोग व्यापारी हैं ऐसे बंगाल में अंग्रेज भी व्यापारी हैं। तो जब अब माने इन्होंने शासन प्रणाली अपने हाथ में ले ली तो दूसरे विदेशी जो अभी तक शांत हैं वो इनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। भाई जैसे हम व्यापार करने आए ऐसे आप व्यापार करो। आपने अगर हमें युद्ध में बाहर करके आपने कह दिया कि राजनीति नहीं करोगे, हम राजनीति नहीं करें, तुम काय को राजनीति कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरी बात, तो दूसरे जो विदेशी यहाँ पे मौजूद है वो इसका विरोध कर सकते हैं। तीसरी समस्या क्या है, जो स्वयं भारतीय हैं, जो स्वयं भारतीय हैं, ये स्वयं भारतीय अंग्रेजों को टैक्स देने से कर देंगे मना। अब मान लिया यहाँ पर हम लोग भारतीय का बैठे हुए हैं, हम लोगों के बीच में हम लोगों से टैक्स वसूल करने के लिए आया है, या मान लिया आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों से किसी प्रकार का कोई टैक्स दिया जा रहा है, आप कोई आपके यहाँ 50 का आदमी यार तो दे दोगे भाई, हमें देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब कोई अंग्रेज इनके पास जा रहा है राजस्व वसूल करने के लिए, ये भारतीय हैं और अभी तक अपने शासकों को टैक्स देते हैं, अब अंग्रेज इनके पास टैक्स वसूल करने के लिए आ रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन है, तो भैया कौन है राजस्व वसूल करने वाले, हम अपने नवाब को राजस्व देंगे, तुम्हें किस बात का राजस्व देंगे। तो ये इनके सामने समस्या आ गई कि कैसे करके आखिर भारतीयों से राजस्व वसूल करें। तो कुछ समस्याएं अंग्रेजों के सामने ऐसी आ रही जिस वजह से वो यहाँ पर डायरेक्ट शासन स्थापित नहीं कर पा रहे। पहली समस्या क्या है कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का अनुभव नहीं है कि कैसे राजस्व वसूल करें। दूसरी समस्या क्या है, वो जो दूसरे विदेशी यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग विरोध करेंगे कि जैसे फ्रांसीसी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हैं, डच यहाँ पे व्यापार करने के लिए, तुम काहे को टैक्स वसूल कर रहे हो, तुम भी व्यापार करो, तो इस वजह से वो लोग विरोध कर देंगे। तीसरे स्वयं भारतीय विरोध कर देंगे, भारतीय हम तुम्हें काहे को भाई टैक्स दें, तुम तो व्यापारी हो, अपने मिलिट्री में टैक्स वसूल हो जाके यहाँ हम लोगों से जो टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर देंगे। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया। इसी सिस्टम को बंगाल के क्या करते हैं, द्वैध शासन। ठीक, अब ये द्वैध शासन क्या है, क्लाइव ने सोचा कि देखो हमें पता भी नहीं है कब वसूल करने जाएंगे, दूसरा ये लोग विरोध कर सकते हैं और स्वयं भारतीय विरोध कर सकते हैं, तो ये काम करोगे पर्दे के पीछे हम रहेंगे, ठीक, लेकिन सामने से कोई और व्यक्ति होगा। तो एक कौन होंगे यहाँ पर, अंग्रेज, जो वास्तव में शासन कौन होगा, किसका होगा, अंग्रेजों का, लेकिन दिखने के लिए शासन किसका होगा, भारत। दो लोग बना दिए, एक है भारतीय और दूसरे कौन है, अंग्रेज। तो दो लोग थे, एक का नाम था मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान, एक थे राजा शिताब, राजा शिताब। तो बंगाल वाले क्षेत्र के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार वाले क्षेत्र के लिए राजा शिताब है। इन लोगों को नियुक्त करके उप दीवान टाइप के बना दिए, ठीक है, ताकि लोगों की नजर में अब बंगाल से राजस्व वसूल करने को जा रहे हैं, मोहम्मद रजा खान जा रहे हैं, अब इनका कोई सैनिक अगर जा रहा है लोगों से राजस्व वसूल करने के लिए, तो पहले कौन राजस्व वसूल किसके लिए आ रहे हैं, मोहम्मद रजा खान ने इनको भेजा, भारत से अच्छा भारतीय टैक्स तो देना है, दे देंगे, ले और ये टैक्स लेकर किसको दे देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे। मतलब ये नाम के लिए नवाब है कि पूर्व नवाब टाइप के, लेकिन वास्तव में कौन है, ये अंग्रेजों के कर्मचारी हैं एक प्रकार से। अब ये राजस्व वसूल कर रहे हैं। अब किसी समय मान लिया एक साल किसी प्रकार का सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, कुछ फसल उस समय हो गई खराब, किसान इनसे कह रहे हैं, भाई इस बार का राजस्व ना हो, बंगाल के लिए इनसे, बिहार के लिए इनसे लोग कह रहे हैं कि इस बार का राजस्व ना, हमेशा से भारतीय राजनीति में होता चला आया, जब भी कोई अकाल की सूखे की स्थिति होती थी उस समय राजा महाराजा टैक्स ले लेते थे, बल्कि स्वयं अपने खजाने खोल देते थे कि अभी जब स्थिति ठीक है तो आप लोग हमारे पास से लेके जाओ, बाद में दे देना, इस तरीके से। तो लोगों की आदत में वो चीज समान है। तो माने किसी समय अगर कोई ऐसी आपदा आ गई और टैक्स देने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं से तो कहेंगे, तो ये लोग राजस्व वसूल करने आए, तो इनसे कह रहे हैं भाई इस बार टैक्स ना लो, अगली बार टैक्स ले लेना। अब अपने आप सोच बताओ, क्या ये लोग टैक्स माफ करने में सक्षम है, नहीं है, क्योंकि ये तो सदैव कर्मचारी हैं किसके, अंग्रेजों के। अगर इनने टैक्स मना कर दे कि ठीक है इस बार ना लो, तो इन्हें की तनख्वाह नहीं है, समझिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नवाब नहीं है, ये एक प्रकार से कर्मचारी है, लेकिन लोगों की नजर में ये बंगाल और बिहार उड़ीसा के नवाब हैं, ठीक। तो लोगों की नजर में नवाब ये लोग हैं, रियल में नवाब कौन है, ये लोग हैं। एक तो समस्या ये आई। दूसरी बात, अब अगर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को लेकर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी आ रहा है, तो लोग अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाएंगे, इन्हीं के पास जाएंगे। क्या उन शिकायतों का निपटारा करने में ये लोग सक्षम हैं, नहीं है, क्योंकि निजामत का अधिकार किसके पास है, अंग्रेजों के पास, ठीक। इसको बोलते हैं द्वैध शासन, बंगाल का द्वैध शासन। दिखने में किसका शासन है, इन लोगों का शासन है, लेकिन रियल में किसका शासन है, इन लोगों का शासन। इसको बोलते हैं बंगाल का द्वैध शासन। और ये पूरी सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब बताओ, जब लोगों की नजर में सबको दिख रहा है कि
अधिकार किसके पास है? अधिकार इनके पास हो गए। अधिकार सारे किसके पास है? अंग्रेजों के पास। कर्तव्य सारे किसके पास है? भारतीय अधिकारियों के पास। जब भी लोगों के प्रति जवाबदेही बन रही, किसकी बन रही है? इनकी बन रही है। लेकिन रियल में सारे अधिकारों का प्रयोग कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। अगर मेरे पास केवल और केवल अधिकार हो, मेरे पास किसी प्रकार का कोई कर्तव्य ना हो, तो हमारी पोजीशन तानाशाह वाली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तानाशाह हो जाएगी। केवल अगर मेरे पास अधिकार है कि किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं मेरी किसी को, हम जैसा पढ़ा के जाए, जो पढ़ा के शांति पूर्वक ऐसे कर सुन लो, ऐसे करके लिख लो, क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो तानाशाही वाली सिचुएशन आ जाएगी कि नहीं आएगी? और वहीं पे अगर मेरा कर्तव्य हो कि हमने कुछ पढ़ाया, क्वेश्चन करने का अधिकार आप लोगों का है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो लेवल में रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेवल में नहीं रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पर, अब अंग्रेजों के पास किसी प्रकार के सारे अधिकार है, किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है, तो अंग्रेजों के मन में एक प्रकार की तानाशाही आ गई कि हम तो जाए बंगाल में कुछ भी करें, हमें कोई रोकने टूटने वाला नहीं है। तो अंग्रेजी साम्राज्य के लोग क्या कर रहे हैं? निजी व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेजी साम्राज्य बंगाल में कैसा हो गया है? भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया है। बंगाल में कानून व्यवस्था को संकट उत्पन्न होने लगा, किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था कोई रही नहीं। ये सब परिणाम किसके देखने को मिलते हैं? द्वैध शासन। जब कोई जिम्मेदारी नहीं है अंग्रेजों की, तो अंग्रेज क्या करेंगे? कोई रोकने वाला तो हमें नहीं, अपना खुद के व्यापार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी होंगी तो हमसे कौन पूछने आएगा? कौन इनसे कहेगा, इन लोगों से कहेगा, तो भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे। तीसरे, कानून व्यवस्था को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही, कानून व्यवस्था को खराब कौन करेंगे? ये लोग खराब करेंगे, लेकिन नाम किसका लगाएंगे? इनका लगाएंगे। तो ये सब परिणाम किसके देखने को मिलते हैं? द्वैध शासन के। जब ये सब समस्याएं देखने को मिल रही है, तो थोड़े समय के बाद बंगाल में दूसरा व्यक्ति गवर्नर बन के आएगा, इसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा? बंगाल की द्वैध शासन को समाप्त कर देगा और बंगाल में डायरेक्ट अंग्रेजी शासन की स्थापना कर देगा। तो यहाँ से बंगाल में द्वैध शासन हमारा समाप्त हो जाएगा और डायरेक्ट अंग्रेजों का रूल हो जाएगा, लगभग 1772 ईस्वी के आसपास। तो 1765 ईस्वी से बंगाल में द्वैध शासन शुरू होता है इलाहाबाद की संधि के बाद। कब तक चलेगा? लगभग 1772 तक, जब 72 में फॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर आ जाएगा, द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाएगा और बंगाल में डायरेक्ट अंग्रेजों का नियंत्रण लागू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं द्वैध शासन। तो द्वैध शासन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे मेंस में आए चाहे प्री में आए, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। द्वैध शासन का मतलब पहली बात क्या है? बंगाल में दो लोगों का शासन। द्वैध का मतलब है दो लोग, बंगाल में दो लोगों का शासन। अभी द्वैध शासन अलग अलग तरीके के आएंगे, तीन प्रकार के द्वैध शासन है, आगे देखेंगे। ये वाला कहते हैं बंगाल में जब भी द्वैध शासन की बात है तो यही वाला द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन पूछा जाए तो द्वैध शासन का मतलब है दो लोगों का शासन। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, द्वैध शासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? लियोनोल कर्टिस के द्वारा सबसे पहले द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसका पूरा नाम था लियोनोल कर्टिस। लियोनोल कर्टिस इसके द्वारा सबसे पहली बार क्या किया गया? बंगाल में तो ये द्वैध शासन का प्रयोग किया गया। द्वैध शासन शुरू किसने किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन समाप्त किसने किया है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कौन सी घटना के बाद द्वैध शासन शुरू हुआ है? तो इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैध शासन शुरू हुआ है और वॉरेन हेस्टिंग्स के आगमन के साथ द्वैध शासन हो जाएगा समाप्त। इस द्वैध शासन के तहत पर्दे के पीछे कौन काम कर रहे हैं? अंग्रेज। भारतीयों की नजर किस पर है? भारतीयों पर। दूसरे इसमें भारतीय बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार वाले क्षेत्र के लिए राजा सिताब राय। थोड़े समय के उड़ीसा का कार्यभार भी इन्हीं को दे दिया जाएगा। तो बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सिताब राय। इस द्वैध शासन के तहत सारी जिम्मेदारियां किस पर डाली गई हैं? भारतीय शासक पर डाली गई है, लेकिन अधिकार सारे किसके पास हैं? अंग्रेजों के पास है। इसको क्यों लागू किया गया अगर पूछा जाए तो पहली बात अंग्रेजों के पास अनुभव नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर विदेशी शक्तियां मौजूद है, वो विरोध करेंगे। तीसरी बात स्वयं भारतीय अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया। मेंस में लिखने को कहा है, ठीक है? अगर मेंस में लिखने को है तो जानना है कि एक तो अंग्रेजों के पास अनुभव नहीं है, दूसरी बात विदेशी शक्तियां मौजूद है, तीसरी बात स्वयं भारतीय टैक्स देने से मना कर देंगे। इस वजह से भारत में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो व्यवस्था शुरू की गई बंगाल में, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? द्वैध शासन। इसके परिणाम क्या रहे? ये फेल हो गया। पहले तो जानना है ये फेल हो गया। इसी वजह से इसको 1772 में कर दिया गया समाप्त। और फेल इसलिए हो गया क्योंकि अंग्रेज व्यापारी निजी व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को प्रमोट कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को संकट हो गया। ठीक इस वजह से द्वैध शासन हो गया समाप्त। इसको नोट करो। बंगाल में द्वैध शासन।
अर्थ है, द्वैध शासन का अर्थ है दो लोगों का शासन, दो लोगों का शासन। दो शासन का अर्थ है दो लोगों का शासन। अगला पॉइंट, द्वैध शासन का प्रयोग, द्वैध शासन शब्द का प्रयोग, द्वैध शासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लियोनोल कर्टियस, सर्वप्रथम लियोनोल कर्टियस, ये लिखा लियोनोल कर्टियस ने किया था। सर्वप्रथम लियोनोल कर्टियस, दो शासन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम लियोनोल कर्टियस ने किया था। इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया, इसे लागू किया और 1772-73 में 1772-73 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल पहला गवर्नर जनरल किए गए, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत बंगाल के लिए, इसके अंतर्गत बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, ये बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए, और बिहार के लिए राजा सिताब राय, राजा सिताब राय, और बिहार के लिए राजा सिताब राय, सिताब राय को राजस्व वसूली के लिए, को राजस्व वसूली के लिए नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। जबकि वास्तविक शासन, जबकि वास्तविक शासन कंपनी के हाथ में था, जबकि वास्तविक शासन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, जबकि वास्तविक शासन कंपनी के हाथ में था। लागू करने के कारण, दो शासन लागू क्यों किया गया, लागू करने के कारण, लागू करने के कारण, दो शासन लागू क्यों किया, लागू करने के कारण। नंबर 1, अंग्रेजों को राजस्व वसूली का, अंग्रेजों को राजस्व वसूली का अनुभव नहीं था, अनुभव नहीं था। नंबर 2,
विदेशी शक्तियां जैसे फ्रांसीसी विदेशी शक्तियां जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली इसका विरोध कर सकते थे, इसका विरोध कर सकते थे। स्वयं भारतीय अंग्रेजों को, स्वयं भारतीय अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर सकते थे, मना कर सकते थे। अगला पॉइंट, अगली द्वैध शासन के परिणाम, द्वैध शासन के परिणाम। पहला पॉइंट, यह विफल रहा, यह विफल रहा। इससे अंग्रेजी शासन ने भ्रष्टाचार, इससे अंग्रेजी शासन ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, निजी व्यापार को बढ़ावा मिला, निजी व्यापार को बढ़ावा मिला, और कानून व्यवस्था को संकट उत्पन्न हुआ, और कानून व्यवस्था को संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया बंगाल में द्वैध शासन। अब बंगाल में क्या कब्जा हो गया पूरा, देखो स्टार्टिंग से क्या है, सबसे पहले इन्होंने एक छोटा सा युद्ध लड़ा, ठीक है। यहाँ पर इनडायरेक्ट नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो युद्ध कौन सा था, प्लासी का युद्ध, ठीक है। सारे कारण वाले प्लासी युद्ध में इनका धीरे से हल्का फुल्का शासन स्थापित हुआ। अब जब धीरे से हल्का शासन स्थापित हुआ, इनको व्यापार करने के वहाँ पर एक स्रोत मिल गया, माध्यम मिल गया, वहाँ पर अपना व्यापार कर बने। थोड़े समय का इन्होंने सोचा कि बंगाल से कलकत्ता थोड़ा सा बाहर करते हैं, तो इन्होंने एक अगला युद्ध दिया। वो युद्ध कौन सा था, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध का इनका बंगाल, बिहार और उड़ीसा यानी पूर्वी भारत पर अच्छा तरीके से कब्जा हो गया। लेकिन चूंकि शासन करने का इनको उस तरीके का अनुभव भी नहीं है, राजस्व वसूली का भी अनुभव नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, द्वैध शासन स्थापित कर दिया। अब 1757 में इनका युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इसके बाद अगला युद्ध कब हो गया, 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया, और इसके बाद 1772-73 में इन्होंने क्या किया है, वहां पर डायरेक्ट ना स्थापित कर दिया। इतने समय का अगर बीच में टाइम पीरियड देखोगे, ठीक, 1757 से 1772 तक का समय, तो लगभग 15-16 साल हो गए। ठीक, तो 15-16 साल में यहाँ पर भारत में शासन प्रणाली को देख रहे हैं, किस तरीके से राजस्व वसूल कर रहे हैं, और बीच का ये टाइम पीरियड तो देख रहे हैं 1792 से लेकर 1772 तक। तो अब सारी समस्याएं भी समाप्त हो गई, तो अनुभव आ गया इनको कि किस तरीके से यहाँ पर राजस्व वसूल करें। तो 1772-73 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, दो शासन समाप्त और पूरी तरीके से बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। अब ये बंगाल के संस्थानों के बल पर दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, और दूसरे क्षेत्रों में हम बता चुके कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन लोग शासन करते हैं। एक बार हम उसको देख लेते हैं, तो हम लोग छोटा सा भारत का एक नक्शा बना के देखें कि कौन से क्षेत्र में कौन से लोग शासन करते हैं। तो आपको समझ बताया था कि यहाँ पर जब पहुंचेंगे ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र कौन सा मिल जाएगा, मैसूर। ठीक, अगली की नजर कहाँ पे है, मैसूर। ये वाला क्षेत्र पूरा इतना एरिया कब्जा कर लिया, पूर्वांचल वाला क्षेत्र का पूरा कब्जे में, बचा क्षेत्र कौन सा यहाँ पर, मैसूर। तो नजर इनकी किस पे है, मैसूर पे, कि मैसूर को मिलाते हैं। तो मैसूर को मिलाएंगे, और इसी के साथ यहाँ पे एक साम्राज्य हो रहा है, कौन से है, कि मराठी। तो मराठों पर भी कब्जा करेंगे, मराठों को मिलाएंगे। मराठों के बाद यहाँ पर एक एरिया हो रहा है, कौन से, पंजाब का सिख साम्राज्य, तो पंजाब का भी विलय कर लेंगे। बीच में बचा हुआ एक क्षेत्र है अवध, धीरे धीरे
अगला जो हमारा क्षेत्र है जिस पर इनका नियंत्रण किया जाएगा वो कौन सा है? मैसूर। तो युद्ध हो जाएंगे इन दो को आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 युद्ध लड़े जाएंगे। एक और है अंग्रेजों ने जिस पे नजर दौड़ाई, जिस पे नजर बिठाई, जब तक उसको जीत नहीं लिया तब तक छोड़ा नहीं। ठीक है, एक बार लड़ा, एक बार हार गए, फिर दोबारा लड़ा, दो बार भी हार गए, तीसरी बार लड़ा, फिर चौथी बार लड़ा, जब तक जीत नहीं लेंगे तब तक उसको सांस नहीं लेने देंगे। ये चीज किसके साथ में कर रहे हैं? मैसूर के साथ में कर रहे हैं। टोटल मिलाकर 4 युद्ध लड़े जाएंगे। अब देखो मैसूर के बारे में पहले थोड़ा सा देख लें। मध्यकाल में हमारे एक शासक होता था, इस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का एक शासक है। दिल्ली साम्राज्य में, दिल्ली साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य इसी व्यक्ति का था और सबसे ज्यादा विघटन भी इसी के समय होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस समय यहाँ का शासक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 साम्राज्यों का उदय हुआ था, इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में। ऊपर वाले क्षेत्र में कौन सा साम्राज्य है? बहमनी साम्राज्य। मेडिकल में पढ़ा होगा थोड़ा तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू, ठीक है, उसके नेतृत्व में एक साम्राज्य स्थापित हुआ था। इस साम्राज्य को क्या कहते हैं? बहमनी साम्राज्य। ये इस्लामिक क्षेत्र है, ठीक है, इस्लामिक शासन है। बहमनी साम्राज्य के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसी के पड़ोस में यहाँ पर एक दूसरा शासन स्थापित हुआ था। ये सब एक कौन सा है? एक विजयनगर, एक हिंदू राज्य, तो ये हिंदू राज्य, एक मुस्लिम राज्य, दोनों लड़ते हैं। तो दोनों लड़ने का कुछ लोग ये रीजन बनाते हैं कि लड़ने का एक रीजन धार्मिक था, लेकिन वास्तव में धार्मिक रीजन नहीं था, बाकी दूसरे के कारण थे। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अब देखो बहमनी उत्तर की ओर नहीं जा सकता है, उत्तर की ओर जाएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है, इतना मिल गया, इतना ही हो गया, बहुत ज्यादा उत्तर की ओर जाना उचित नहीं है। विजयनगर दक्षिण की ओर नहीं जाएगा, पानी है, समुद्र है, दक्षिण में जाएगा, तो ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ठीक है, तो लड़ाई बीच में, लड़ाई के बीच में, तो बीच में क्षेत्र पड़ता था। इस क्षेत्र का नाम रायचूर दोआब। दोआब मतलब दो आब, आब का मतलब होता पानी, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो रायचूर दोआब को तुंगभद्रा गोदावरी वाला क्षेत्र, ठीक है, रायचूर दोआब को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य आपस में लड़ते रहते, ठीक। लास्ट में दोनों लोगों के साम्राज्य को लंबाई चौड़ाई का ज्यादा बातें देखेंगे। लास्ट में दोनों लोगों के बीच युद्ध हो जाता है। इस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। 1565 में लड़ा जाता है तालीकोटा का युद्ध, 1565। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। जब पराजित हो जाएगा तो यही विजयनगर साम्राज्य कई छोटे छोटे साम्राज्यों में टूट जाएगा। उन्हीं में से एक छोटा सा साम्राज्य कौन सा उभर के आएगा? मैसूर। कई छोटे, मैसूर है, तंजावुर, कई छोटे छोटे राज्यों में ये बढ़ जाएगा। उसी में से छोटा सा राज्य कौन सा है? मैसूर। और इस मैसूर राज्य में जिस वंश का शासन है वो वंश कौन सा है? होनियार वंश। होनियार वंश। तो मेडिवल से चले मोहम्मद तुगलक के समय 2 साम्राज्यों की स्थापना होती है, बहमनी, विजयनगर। इन दोनों में जब युद्ध हो जाता है तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसी पतन के परिणाम स्वरूप एक साम्राज्य की स्थापना होती है, कौन सा है? मैसूर साम्राज्य। यहाँ पर जिस वंश का शासन है वो कौन सा है? होनियार वंश। और इस समय अंग्रेजों के समय यहाँ का शासक कौन है? चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज, ये हो जाएगा मैसूर का शासक। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये मैसूर है, इस मैसूर के आस पड़ोस में दूसरी रियासतें भी, जैसे इधर अगर पहुंचेंगे तो पड़ोस में हैदराबाद का निजाम है, कर्नाटक है। उत्तर पहुंचेंगे तो यहाँ उत्तर में कौन है? मराठे। ये सब आक्रमण कर करके इस मैसूर साम्राज्य की सीमाओं को छोटा कर रहे हैं। मतलब उसने थोड़ा आक्रमण किया, थोड़ी सी जमीन ले ली, इधर मराठों ने आक्रमण किया, थोड़ी सी जमीन ले ली, और इस सब साम्राज्य के भीतर को चिक्का कृष्णराज रोकने में सक्षम नहीं है। किसी विदेशी ने आक्रमण किया और हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया तो देश के लोगों के मन में तो असंतोष पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ये सब काम चिक्का कृष्णराज करने में सक्षम नहीं है। इधर से मराठी आक्रमण कर रहे हैं, हैदराबाद का निजाम आक्रमण कर रहा है, मराठी इधर से कर्नाटक का नवाब आक्रमण कर रहा है, कुछ किसी को रोकने में चिक्का कृष्णराज सक्षम नहीं है। तो इसी का एक सैनिक था, उस सैनिक का नाम था हैदर अली। इसका एक सैनिक है, इसका नाम है हैदर अली। तो हैदर ने बार बार देखा कि चिक्का कृष्णराज कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, नहीं रोक पा रहा है, तो धीरे धीरे करके हैदर अली ने अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट किया। किसी का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण को रोकने में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? हैदर अली। लोगों के मन में, मैसूर के लोगों के मन में इसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा और इसके प्रति नेगेटिव, क्योंकि ये बेकार टाइप का आदमी है, देखो अपना ही क्षेत्र निबटता है और हैदर अली हमारे साम्राज्य की सुरक्षा कर रहा है, तो एक प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा हैदर अली के प्रति। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड का हैदर अली ने फायदा उठाया और 1761 में इस
चिक्का कृष्णराज को हटाकर हैदर अली बन जाएगा मैसूर का शासक। जब ये मैसूर का शासक बन गया तो अभी तक अंग्रेजों का जो युद्ध इस चिक्का कृष्णराज के साथ होता, अब वो युद्ध किसके साथ हो जाएगा? हैदर अली के साथ। तो कुल मिलाकर हैदर अली के साथ ऐसे 4 युद्ध लड़े जाएंगे। तो हैदर अली उसके उत्तराधिकारी, कोई किसी का उत्तराधिकारी होगा ही होंगे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान उसको मैसूर का शेर कहते हैं, शेर मैसूर। तो टीपू सुल्तान इसी का पुत्र है। और इन दोनों लोगों का अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध लड़े जाएंगे। एक टेबल के माध्यम से शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं कि 4 युद्ध कौन कौन से। तो पहले को देख लेते हैं। पहला तो युद्ध का तरह देखेंगे कौन कौन से युद्ध। तो पहला युद्ध करते हैं। अगर पहले युद्ध की अगर बात करें तो ये युद्ध हुआ है 1767 से 1769 तक। पहला युद्ध हो जाएगा। इस युद्ध में पार्टीज की अगर बात करें तो एक तरफ कौन है? हैदर अली, और दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच एक युद्ध लड़ा जाएगा। और इस युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर हो जाएगा लॉर्ड वेरेलस्ट। लॉर्ड वेरेलस्ट ये हो जाएगा अंग्रेजों का गवर्नर। अंग्रेजों की तरफ से कौन गवर्नर है? लॉर्ड वेरेलस्ट। और मैसूर का शासक कौन हो जाएगा? हैदर अली। इन दोनों लोगों के बीच एक युद्ध हो जाएगा 1767 से 1769 तक। इस युद्ध में अंग्रेजों को हैदर अली के द्वारा पराजित कर दिया जाएगा। जब अंग्रेज पराजित हो जाएंगे तो इस हैदर अली ने इस मद्रास पर कब्जा करने का प्रयास किया, क्योंकि मद्रास पर किसका नियंत्रण है? अंग्रेजों का। तो मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं अंग्रेजों। उसका ये बढ़िया हुआ, बताओ मैसूर को मिलाने चले, मद्रास में यहाँ से चला जाएगा। तो ऐसा करते संधि कर लेते हैं। अंग्रेज जब भी हारने वाले होते थे तो क्या करते? बस साथ में संधि कर लेते, दोस्त दोस्त बन जाते हैं। तो दोनों बीच क्या हो गई? एक संधि हो गई। और इसी संधि को नाम क्या दे दिया गया? मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि से युद्ध हो जाएगा समाप्त। पहले युद्ध के बारे में इतनी चीज हमें नहीं है। क्वेश्चन अगर आप पहला युद्ध कई बार आपसे कई बार केवल युद्ध का क्रम मिलाने को चलेगा। और ये नहीं खाली ये नहीं उठा दे दिए 4 युद्ध मिलाया। एक पता लगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मिलाया, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध उठाया, आंग्ल मराठा युद्ध मिलाया। आजकल 4 युद्ध देगा आपका 4 का क्रम मिला, या 4 संधियां यदि कहीं की भी, जैसे अभी हमने देखा कर्नाटक युद्ध की संधियां पड़ी थी, अब यहाँ की संधि आएंगी, अभी आगे मराठा युद्ध की संधि आएगी, अलग अलग तरीके की संधि आएंगी। और इन सभी संधियों को मिलाने के बाद आपको 4 संधियां देगा, क्या संधियों को क्रम मिला। समय ध्यान का इतिहास डेट ही है, समय ध्यान रखोगे। मॉडर्न का क्वेश्चन अगर नहीं होगा, मॉडर्न के क्वेश्चन सामान्यतः आपसे क्रोनोलॉजी पर ही आएंगे। अब जो ट्रेंड चल रहा है, पहले का सिस्टम था, अब जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो क्रोनोलॉजी पे है। 4 घटनाएं देगा और चारों घटनाओं का क्रोनोलॉजी बनाएगा कि इनको सबको क्रम से लगाओ। तो पहले युद्ध की बात करें 1767 से 69 तक, कौन है अंग्रेजों की तरफ से? लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर। और मैसूर का शासक कौन है? हैदर अली। युद्ध समाप्त हो जाएगा कौन सी संधि से? मद्रास की संधि से। और मद्रास की संधि का सबसे मुख्य प्रावधान ये किया गया था कि जब भी इधर से मराठे इस मैसूर पर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज मैसूर की मदद करेंगे। ठीक, बाकी सब प्रावधान एक तरफ, सबसे मेन प्रावधान जो था कि इन दोनों की भी संधि हो गई है कि जब भी इधर से मराठे इस मैसूर पर आक्रमण, तो मराठे तो मैसूर सबसे परेशान है, तो मैसूर कह रहा है कि जब भी इधर से मराठे पर आक्रमण करेंगे तो ये मैसूर क्या करेंगे? मद्रास के अंग्रेज हमारी मदद करेंगे। ये संधि हुई। अंग्रेजों ने सोचा अभी पीछा छुड़ाओ कैसे करके मद्रास में, कहा ठीक है करेंगे, ये संधि हुई। लेकिन ये बताओ अंग्रेजों के जैसे अंग्रेजों के शत्रु मैसूर है, वैसे ही अंग्रेजों के शत्रु मराठे भी तो है। भाई आज हम मैसूर को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, कल हमको मराठा साम्राज्य को भी मिलाना है। ये अंग्रेजों के माइंड में एकदम क्लियर है कि किसको किसको हमको कैसे कैसे करके मिलाना है। तो ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है। शत्रु आपस में लड़ जाए, बढ़िया बात है, वाकई नुकसानदायक बात है, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि अभी हमने कह दिया कि ठीक है जब मराठी आक्रमण करेंगे हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर थोड़े समय के बाद अगर इन मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया और दोनों लड़ रहे हैं, तो दोनों में से चाहे कोई हार जाए, मराठे हार जाए चाहे मैसूर हार जाए, दोनों किसके लिए अच्छी बात है? अंग्रेजों के लिए तो बढ़िया ही है। मैसूर हार जाएगा तो भी बढ़िया बात है, मैसूर को हराना आसान हो जाएगा। मराठे हार जाएंगे तब भी बढ़िया बात है, आगे हराने में आसानी रहेगी। थोड़े समय पर 2 साल के बाद 1777 में मराठों ने मैसूर पर कर दिया आक्रमण। जब आक्रमण किया तो अंग्रेजों को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं की। जब मदद नहीं की तो मद्रास की संधि का हो गया उल्लंघन। ठीक है, तो जब मद्रास की संधि का उल्लंघन हो गया, तो संधि नहीं रही तो काहे बात का संधि विराम, युद्ध विराम होते नहीं होता, युद्ध विराम संधि से होते हैं। और
और संधि टूट गई तो युद्ध विराम टूट गया। अब युद्ध विराम टूट गया तो फिर से युद्ध लड़ेगा। तो अब कौन सा युद्ध हो जाएगा? अब दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध लड़ा जाएगा 1780 से 1784 तक। समय ध्यान रखने सबके। 1767 से 69 तक पहला युद्ध, और संधि भी इसी लास्ट ईयर में युद्ध होती थी 69 में। तो अगर मिलाने को है तो अगर ये 69 में युद्ध समाप्त हो रहा है तो मद्रास की संधि का 22 से हमने आप समझ लीजिएगा। तो मद्रास की संधि कब है? 1769 में, ठीक। तो दूसरा युद्ध कब हो जाएगा? 1780 से 84 तक। इस युद्ध में एक तरफ कौन है? हैदर अली, और अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ही हो जाएगा बंगाल का इस समय गवर्नर, ठीक। पूरे भारत पे शासन बंगाल के माध्यम से चलाया जाता, तो बंगाल के गवर्नर ध्यान रखने के। तो 1780 से 84 तक दूसरा युद्ध होता है। हैदर अली मैसूर का शासक है, वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर है, और इसी युद्ध के दौरान, ठीक, इस युद्ध के दौरान ही बीच में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बाद इसका पुत्र है, उसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली दो, पहले हैदर अली लड़ रहा है, बाद में कौन लड़ रहा है? टीपू सुल्तान लड़ रहा है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि टीपू सुल्तान हैदर अली से थोड़ा सा सुलझा हुआ व्यक्ति होगा, और टीपू सुल्तान पता लगे हैदर अली के भी पापा निकले, ठीक। मतलब जितना लड़ने में एक्टिव ये है हैदर अली, उनसे भी ज्यादा बहादुर व्यक्ति कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और हार नहीं मान रहा, कहना तुम लड़ ही लो बढ़िया सके। युद्ध लड़ते लड़ते 4 साल हो गए, ना तो ये जीत पाए ना ये जीत पाए। तो ऐसा करते हैं, ज्यादा युद्ध लंबा खींचे कोई फायदा नहीं, शांति कर लेते हैं। फिर से युद्ध विराम हो जाएगा, और युद्ध विराम के लिए एक संधि कर ली जाएगी। वो संधि कौन सी है? मंगलौर की संधि। तो दूसरा युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हो गया? मंगलौर की संधि से। मद्रास को नहीं मिला पाए तो छोड़ देंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे, जब तक मिला नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे। तो अब तीसरे युद्ध की परिस्थितियां बनाई जा रही है कि बस कैसे भी करके मौका मिले हम तीसरा युद्ध लड़ें। अब देखो, जब दूसरा युद्ध हुआ है तो दूसरे युद्ध का एक कारण तो ये हो गया कि मद्रास की संधि का उल्लंघन हो गया। दूसरा कारण क्या है? ये जो मद्रास है, ये मतलब मैसूर जो है, मैसूर फ्रांसीसियों के साथ मित्रता बनाए हुए है, और फ्रांसीसी किसके शत्रु हैं? अंग्रेजों के शत्रु हैं। इस वजह से भी ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। थोड़े समय के बाद ये तीसरा युद्ध लड़ा जाएगा, और तीसरा युद्ध लड़ा जाएगा 1790 से 1792 तक। कार्य इसका युद्ध का कारण क्या है? एक गवर्नर जनरल है अंग्रेजों का, इसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल इसमें बंगाल का। कॉर्नवालिस आया, और कॉर्नवालिस ने क्या किया? भारत में अपने जितने भी उसके मित्र हैं, उन मित्रों की लिस्ट निकाली कि कौन कौन से राजा महाराजा हमारे मित्र हैं भारत के। उस लिस्ट में टीपू सुल्तान का नाम नहीं है। फ्रेंड लिस्ट पूरी निकाल दी कि भारत में कौन कौन से राजा महाराजा हमारे साथ हमारे मित्र हैं। उस फ्रेंड लिस्ट में किसी भी प्रकार का, एक फ्रेंड लिस्ट निकालता है, उस फ्रेंड लिस्ट में किसी भी प्रकार का नाम टीपू सुल्तान का नहीं है। अब ये मतलब ऐसी वाली फीलिंग नहीं कि नहीं लोग मित्र नहीं है तो हम तो न्यूट्रल वाली फीलिंग, या तो मित्र या शत्रु, बस ये। अगर हम तुम्हारे मित्र नहीं है तो सीधी सी बात हम तुम्हारे शत्रु हैं। और संधि जब पहले हो चुकी है मंगलौर की संधि, तो इस आधार पर हम तुम्हारे मित्र होने चाहिए। लेकिन तुमने अपनी फ्रेंड लिस्ट निकाली, उस फ्रेंड लिस्ट में किसी भी प्रकार का हमारा नाम नहीं है, मतलब टीपू सुल्तान को अंग्रेज अपना शत्रु मानते हैं। तो शत्रु मानते तो शत्रुता दिखाइए लेते बढ़िया तरीके से। तो तीसरा युद्ध हो जाएगा। अच्छा, इस लिस्ट को जारी करने के पीछे कारण भी है कि हम लिस्ट जारी करेंगे तो टीपू सुल्तान भड़केगा, और टीपू सुल्तान भड़केगा तो युद्ध होगा। तो एक लिस्ट के माध्यम से भारत में क्या हो गया? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच एक युद्ध हो जाएगा। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने थोड़ी सी एक चाल ये चली कि इसमें कॉर्नवालिस के साथ साथ मराठे और निजाम, जो हैदराबाद का शासक होता था, ये लोग भी शामिल हो गए। तो हैदराबाद का निजाम, मराठे, अंग्रेज, इन तीनों लोगों का त्रिगुट किसके खिलाफ लड़ता है? टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ता है। तीनों लोग लड़ेंगे तब टीपू सुल्तान थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। और डिप्लोमेसी में टीपू सुल्तान अपने पिता से पीछे था, ठीक है। हैदर अली को ये चीजें डिप्लोमेसी में आती थी। अगर हैदर अली होता तो इन तीनों का त्रिगुट तोड़ देता। ये चीज यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर भी त्रिगुट बना था, लेकिन हैदर अली ने वो त्रिगुट तोड़ दिया था। लेकिन टीपू सुल्तान ये काम करने में सक्षम नहीं था, और इस त्रिगुट को वो तोड़ नहीं पाया। तो लास्ट में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। जब पराजित हो गया तो कॉर्नवालिस ने फिर यहाँ पे चाल चली। कॉर्नवालिस ने सोचा टीपू सुल्तान देखो हार गया, हम मद्रास पे मैसूर पे अपना कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने मैसूर पे कब्जा किया तो मैसूर का पूरा क्षेत्र, पूरा राज्य
तीन हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक किसको मिलेगा? अंग्रेजों को, दूसरा किसको मिलेगा? मराठों को, तीसरा किसको मिलेगा? निजाम को। अब बताओ, मराठे इस समय अंग्रेजों के मित्र हैं, लेकिन क्या वास्तव में अंग्रेजों के मित्र हैं? वास्तव में अंग्रेजों के मित्र नहीं है शत्रु। ये अभी के लिए मित्र है। हम लोग IR में पढ़ते होंगे, हम लोग पढ़ते होंगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश परमानेंट शत्रु या मित्र नहीं होता, केवल अपने हित स्थायी होते हैं। आज अगर अमेरिका हमारा दोस्त है, इसलिए दोस्त है, तो उससे हमारे हित सद रहे हैं। कल हो सकता है कोई दूसरा देश हमारा मित्र हो जाए, अमेरिका हमारा शत्रु हो जाए, तो जिससे हमारे हित सदेंगे बस वही हमारा मित्र है, बाकी कोई मित्र नहीं होता अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो वही चीज यहाँ पर मराठी और निजाम इस समय हमारे मित्र है, लेकिन परमानेंट मित्र हमारे नहीं है। आगे चल के इनको भी हराना है। तो अगर हमने मद्रास पे कब्जा कर लिया और मद्रास को बांट दिया तो हमारा साम्राज्य 3 हिस्सों में बट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, अभी टीपू सुल्तान को साम्राज्य से नहीं हटाते, उसको शासक वहीं का बनने दिया, बस थोड़ा सा क्षेत्र उसका ले लिया ताकि टीपू सुल्तान पड़ जाए कमजोर। जब कमजोर, इतना कमजोर हो जाए कि बाद में अकेले इसको हटाने में सक्षम हो। टीपू सुल्तान का आधा साम्राज्य ले लिया, तो आधा साम्राज्य इन तीनों लोगों ने आपस में बांट लिया, बढ़िया बढ़िया अपने पास रखा, बेकार बेकार इनको दे दिया। तो कार्नवालिस से एक बात कहता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, मित्र कौन है अभी के लिए? मराठे और निजाम, बेकार बेकार क्षेत्र दिए। तो कार्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को भी लंगड़ा बना दिया, पंगु कर दिया। मतलब इनको भी शक्तिशाली नहीं बना दिया और इनको भी बेकार कर दिया। थोड़े समय में जब आएगा इसको जुबान लगाएगा, हटा देगा। किस तरीके की मानसिकता किसकी है? कार्नवालिस की। टीपू सुल्तान चाहता तो लड़ सकता था, लेकिन तब लड़ता जब इनको अलग अलग करता, लेकिन बस अलग नहीं कर पाया। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाएगा और कार्नवालिस एक संधि कर लेगा। उस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम उस समय मैसूर की राजधानी होती थी, ठीक। तो इसकी राजधानी में एक संधि कर ली जाएगी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। आधा क्षेत्र ले लिया जाएगा, आधा आपस में बांट लेंगे। बाकी क्षेत्र में कौन बना हुआ है? टीपू सुल्तान बना हुआ है। अब इसको हटाएंगे, जब हटाएंगे पूरी तरीके से, तब तक युद्ध पे युद्ध लड़ते रहेंगे। तो अब चौथा युद्ध लड़ा जाएगा, और चौथा युद्ध लड़ा जाएगा 1799 में। और इस समय अंग्रेजों का गवर्नर है लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत खतरनाक, आपके भी आगे देखेंगे क्यों खतरनाक आदमी। इसने एक संधि शुरू की थी, उस संधि का नाम था सहायक संधि प्रणाली। तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आया और इसको तो मैसूर के साम्राज्य को मिलाना है। तो ये टीपू सुल्तान से कह रहा है कि भाई देखो, तुम फ्रांसीसियों से संपर्क बढ़ाए हुए हो और फ्रांसीसी हमारे शत्रु हैं, इस वजह से हम तुमको तुम्हारे साम्राज्य से हटाएंगे। टीपू सुल्तान बहुत कह रहा है हमारा तो कोई मित्र ही नहीं फ्रांसीसियों में से, हमारा कोई संपर्क नहीं, लेकिन चूंकि इसको तो हटाना है तो कोई ना कोई आरोप ऐसे करके लगाने हैं। तो वेलेस्ली ने इससे करना, तुम्हारे फ्रांसीसियों के साथ संबंध है, हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे और तुमको साम्राज्य से हटाएंगे। टीपू सुल्तान बेचारा इसमें कमजोर है, लड़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लॉर्ड वेलेस्ली ने इसी मौके का फायदा उठाया, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा और इसी युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाएगी। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाएगी और मैसूर पर किसका कब्जा हो जाएगा? अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा और मैसूर पर एक संधि कर दी जाएगी। वो संधि कौन सी है? सहायक संधि। और इस सहायक संधि के माध्यम से मैसूर में जो कोडियार वंश है, इस कोडियार वंश के छोटे से बालक को, 2.5-3 साल का बालक है, उसको बना दिया जाएगा मैसूर का शासक। अब अगर 2.5 साल का बालक है तो 2.5 साल का बालक मैसूर का शासन चलाएगा या अंग्रेज स्वयं चलाएंगे? अंग्रेज स्वयं चलाएंगे, क्योंकि शासन को ये स्थापित किया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। तो अंग्रेज ही चलाएंगे मैसूर का शासन, लेकिन लोगों की नजर में शासन किसका है? उनके पुराने कोडियार वंश का, ताकि मैसूर का कोई व्यक्ति विरोध ना करे। ये 4 युद्ध लड़े हैं अंग्रेजों के द्वारा मैसूर के साथ, और ये चारों युद्धों के बाद मैसूर का कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों। पहले किसको मिलाया? बंगाल को, उसके बाद दोबारा किसको मिला लिया? मैसूर को। अभी और क्षेत्र को मिलाएंगे। इसी टेबल के माध्यम से पूरा मैसूर आंग्ल संबंध समझ लो, बहुत डिटेल में है, लेकिन इतना बहुत शॉर्ट में चीजें देखो। आपसे अगर क्वेश्चन के लिए समय पूछा जाए, पहला युद्ध कब लड़ा गया है? 1767 से 69। दूसरा पूछा जाए 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा 99, ठीक है, 4। इस समय अगर मैसूर के शासक पूछे जाए तो पहले युद्ध के समय हैदर अली, दूसरे युद्ध के समय हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान, बाकी दोनों में टीपू सुल्तान। चारों के गवर्नर से याद रखने, पहले में लॉर्ड वेरेलस्ट, दूसरे में पूछा जाए वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरे में पूछा जाए कार्नवालिस और चौथे में पूछा जाए वेलेस्ली। चारों की संधियां ध्यान रखनी है। पहले में मद्रास,
दूसरे में मंगलौर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम और चौथे में सहायक समिति। ठीक, बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको कलम डिटेल में लिखवा देंगे। ठीक है, आगे क्या रखते हैं, अभी आप लोगों की एक क्लास है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप इन्वायरमेंट पढ़ो।